हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है, आ, हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीएनए का इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हो, नेटवर्क इंजीनियर के रोल के लिए बहुत सारे प्रोफाइल्स है हमारे पास। L1 सपोर्ट, टैग टीम, नॉक टीम। आप किसी भी बेसिक, अभी आप जैसे स्टार्ट करते हो अपने नेटवर्किंग प्रोफाइल को, तो आप जैसे ही सीसीएनए कंप्लीट करते हो तो इंटरव्यू में क्या होता है, बेसिकली सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक फंडामेंटल पे डिपेंड करते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा हमारा, उसमें हम सीसीएनए के इंटरव्यू क्वेश्चंस को पहले हम समझेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनका आंसर करना है। बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे रहते हैं, जो स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं आपसे, उनसे क्लियर हो जाता है कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है या नहीं क्लियर है। अगर आपने सीसी ने कंप्लीट करा है, सो ये जो क्वेश्चंस है ये आपको बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। कुछ इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सिर्फ आपको ब्रीफ करना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से हमें बताना पड़ता है कि डेटा का फ्लो, पैकेट फ्लो, प्रोसेस कैसे करते हैं और किस सिनेरियो में यूज करते हैं, प्रोटोकॉल्स को, कॉन्सेप्ट को, फीचर्स को। सो जब भी हम सीसीएनए का इंटरव्यू देते हैं या कोई भी प्रिपेयर करता है, तो सीसीएनए में बहुत सारे टॉपिक्स है। राउटिंग, स्विचिंग, ओसाई मॉडल, आईपी एड्रेस, आईपी डिजाइनिंग, सबनेटिंग और सिक्योरिटी टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक, ठीक है। और कुछ आपके ऑटोमेशन से रिलेटेड भी आ गए हैं, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की भी कुछ क्वेरीज आती है कि आपको कितनी नॉलेज है बेसिक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, उसमें हम सिर्फ सीसीएनए इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। कुछ क्वेरीज रहेगी, कुछ क्वेश्चंस। आप अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई आपके इंटरव्यू में पूछा गया था ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका आंसर आप नहीं दे पा रहे या नहीं दे पाए थे या क्लियर नहीं हो पाया था, तो आप मुझे चैट में भेज सकते हो। और स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हम कुछ बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। जब भी आप सीसीएनए के लिए प्रिपेयर करते हो, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे, डिफरेंट बिटवीन अ राउटर एंड हब एंड स्विचेस। अब क्या होता है ना, जब भी आप नेटवर्क में हो, और नेटवर्क में क्या होता है, हमारे पास मल्टी वेंडर डिवाइसेस होते हैं। मल्टी वेंडर डिवाइसेस का मतलब कि आपके पास राउटर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं आपके पास, फायरवॉल हो सकते हैं आपके पास, फायरवॉल्स, एक्सेस पॉइंट भी होते हैं आपके पास। एक्सेस पॉइंट को ही आप मॉडेम बोलते हो, जो आप होम यूजर्स होते हैं। एक्सेस पॉइंट का काम होता है वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। फायरवॉल्स का क्या पर्पस होता है, मेन पर्पस इनका ये रहता है सिक्योरिटी, ठीक है। डेटा को इंस्पेक्ट करना कि किस टाइप का डेटा जा रहा है, किस टाइप की सर्विस के लिए जा रहा है, किस वेबसाइट पे जा रहा है, किस यूजर के डिवाइस से जा रहा है, क्या आईपी एड्रेस है, कौन सी एप्लीकेशन यूज करी गई है, तो उन सबको इंस्पेक्ट कर सकते हो आप फायरवॉल पे बैठ के। स्विचेस का हम किस लिए यूज करते हैं, मोस्टली केसेस में हमारे जो स्विचेस होते हैं कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। किस टाइप की कनेक्टिविटी, फायरवॉल्स भी कनेक्टिविटी देते हैं, एक्सेस पॉइंट भी देते हैं, स्विचेस भी देते हैं, राउटर्स भी देते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेनली हमारे जो नेटवर्क होता है उसमें नंबर ऑफ स्विचेस बहुत सारे होते हैं। ऐसा क्यों? क्या होता है कि राउटर पे जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट का मतलब जहां पर आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, और इन पोर्ट्स को आप क्या बोल सकते हो, इंटरफेसेस। अब क्या होता है, जब भी आप अपने डिवाइसेस को पोर्ट पे कनेक्ट करते हो, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स देखे जाते हैं। जो राउटर्स होता है, कनेक्टिविटी के साथ साथ नंबर ऑफ पोर्ट्स अनलिमिटेड होते हैं, क्योंकि राउटर का प्रोसेस क्या होता है, मेनली हमारे पास जो राउटर होता है उसका मेन पर्पस है कि दो ग्रुप्स को कम्युनिकेट कराना। दो ग्रुप्स को कैसे कम्युनिकेट कराते हैं, अब मैं जैसे ग्रुप्स के बारे में बात करूं, तो एक छोटा सा नेटवर्क होता है जहां पर आपके कुछ यूजर्स कनेक्टेड होते हैं। अब जो यूजर्स होते हैं वो कैसे कनेक्टिविटी में काम करते हैं,
ओके, तो यूजर्स कैसे कनेक्ट होते हैं आपके ग्रुप में? मयंक, अभिषेक, रंजित, जो यूजर्स होते हैं वो ग्रुप में कैसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं? उनकी कनेक्टिविटी के लिए आप यूज करते हो राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट। लेकिन नंबर ऑफ पोर्ट राउटर पे, फायरवॉल पे और एक्सेस पॉइंट्स पे कैसे होते हैं आपके पास? लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे कि कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं ये जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। तो राउटर के पास नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या होते हैं? लिमिटेड। स्विचेस के पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ पोर्ट्स एक्स्ट्रा। नंबर ऑफ पोर्ट्स स्विचेस के पास कैसे स्टार्ट होते हैं? 8, 16, 24, 32, 48। सो नंबर ऑफ पोर्ट्स कहाँ पर मैक्सिमम मिल पाते हैं? स्विचेस पे। लेकिन राउटर पे नंबर ऑफ पोर्ट्स कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं हमारे। सो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब नंबर ऑफ पोर्ट्स की बात आती है तो हम स्विचेस को यूज करते हैं। स्विचेस के पास नंबर ऑफ पोर्ट ज्यादा होने का मतलब है कि एंड डिवाइसेस। अब ये एंड डिवाइसेस क्या होते हैं? जहां पर लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर, प्रिंटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो। सो राउटर को आप वहां पर यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर राउटर को यूटिलाइज करना है तो नंबर ऑफ पोर्ट्स अगेन कम होंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो स्विचेस के पास पोर्ट ज्यादा होते हैं। स्विच क्या कर सकता है? फर्स्ट प्रोसेस कनेक्टिविटी दे सकता है। सेकंड प्रोसेस ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराता है। बट ये जो लेयर को ओपन करता है, जब भी आपके डेटा जाता है, ट्रांसमिट होता है, तो उसके साथ कुछ लेयर्स लेयर्स लग के जाती हैं। तो सिर्फ स्विच का जो मेन पर्पस होता है वो आपका बाय डिफॉल्ट आपका लेयर टू का डेटा वेरीफाई करता है। लेयर टू कई केसेस में स्विचेस आपके लेयर थ्री के डेटा को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि लेयर थ्री। लेकिन जो मेन मेन मोटिव होता है इसका, डेटा को रिसीव करने के बाद अगर आगे फॉरवर्ड करना है, तो ये सिर्फ लेयर टू के बेसिस पे ही डेटा भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है, स्विचेस का ये मेन पर्पस हो गया। साथ साथ स्विचेस आपके क्या कर सकते हैं? कुछ स्विचिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। स्विचिंग प्रोटोकॉल्स, अब स्विचिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? जैसे एसटीपी, टीटीपी, वीटीपी। ये सारे प्रोटोकॉल्स किस पे सपोर्ट होते हैं? स्विचेस पे। आरएसटीपी, ये सारे प्रोटोकॉल्स, ये सारे लेयर टू के प्रोटोकॉल है। यानी ये एक लेयर टू पे ही वर्क कर सकते हैं और स्विच उसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम स्विच के बारे में बात करें तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा। अच्छा, अगर मैं हब यूज कर लूं स्विच के जगह, क्योंकि बेसिकली हमारे पास स्विच से पहले कुछ और डिवाइसेस भी थे, हब, ब्रिज। लेकिन हब के पास क्या प्रॉब्लम आई? जो हम अब हमारे पास रियल टाइम में हब नहीं होता। हब क्या होता है? एक लेयर वन का डिवाइस होता है। लेयर वन का मतलब कि इसके पास कनेक्टिविटी देने के लिए नंबर ऑफ पोर्ट्स बहुत सारे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लेयर वन पे डेटा में जब लेयर वन की बात आती है तो वहां पे डेटा होता है 0101 के फॉर्मेट में। सपोज करो एक यूजर है जिसका नाम है बॉब, ठीक है, और ये कनेक्ट कर दिया आपने हब से। और यहाँ पर एक यूजर है जिसका नाम है सैम। अब बॉब को डेटा भेजना है सैम के पास। अब बॉब क्या करेगा? अपने डेटा में सबसे पहले आईपी, फिर मैक एड्रेस, प्रोटोकॉल, ये सारी इंफॉर्मेशन को बाइंड कर देगा। ठीक है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जब डेटा के साथ लग के जाती है तो डेटा क्या बोलता है? आईपी है लेयर थ्री पे, मैक है लेयर टू पे, प्रोटोकॉल है लेयर फोर पे। और डेटा को जैसे ही वायर से ट्रांसमिट करना है तो डेटा को किस में कन्वर्ट करो? लेयर वन पे ले आकर 010101। ठीक है। जैसे ही हब को रिसीव होता है, हब क्या वेरीफाई करता है? ऑनली
लेयर वन। अब लेयर वन में तो डेटा आ रहा है 0। हब के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो लेयर वन को रीड करते ही अदर लेयर्स को भी रीड करें। सो लेयर वन के बेसिस पे अगर ये डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है तो इसे पता नहीं है कि सेंड किसने करा था और रिसीव किसको करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसी हब से एक और यूजर कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जिसका नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं सेली। सेली एक और यूजर, ये कनेक्टेड है। सो बॉब ने डेटा किसके लिए भेजा था? सैम के लिए। लेकिन हब ने जब डेटा को रीड करा तो लेयर वन पे उसको पता चला कि सोर्स और डेस्टिनेशन यानी भेजने वाले पर्सन ने और जिसको रिसीव करना है वो नोन नहीं हो पाया। तो हब क्या करता है? लेयर वन पे डिसीजन नहीं ले पाता और ये डेटा को दोनों पोर्ट से क्या कर देता है? फॉरवर्ड कर देता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई? बॉब ने कोई ऐसा डेटा भेजा था, पर्सनल डेटा, जो सैम को ही रिसीव होना था। वो डेटा किसको भी रिसीव हो रहा है? सैली को। सो ये सिक्योरिटी इशू भी हो गया। सेकेंड, नंबर ऑफ पोर्ट्स इस पे ज्यादा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये काम करता है आपके हाफ डुप्लेक्स पे। हाफ डुप्लेक्स, जब भी आप पोर्ट्स को कनेक्ट करते हो तो कनेक्टिविटी मिलती है हाफ और फुल की। हाफ का मतलब होता है डेटा को आप सेंड कर सकते हो या तो रिसीव, लेकिन लेकिन दोनों में से एक प्रोसेस एक टाइम पे कर पाओगे। यानी अगर बॉब डेटा सेंड कर रहा है तो उस केस में वो कभी भी डेटा को रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, बॉब ने डेटा सेंड करा, हब ने सेली को डेटा सेंड कर दिया और सैम को। एट ए टाइम सेली को कुछ डेटा फॉरवर्ड करना था बॉब के पास, और जैसे ही सेली ने प्रोसेस को स्टार्ट करा और हब के पास ये डेटा रिसीव हुआ, हब ने क्या देखा कि ऑलरेडी एक डेटा प्रोसेसिंग में था, सेंड कर रहा था, और एक डेटा रिसीव हो गया। तो कंफ्यूजन हो गई। ये पोर्ट सिर्फ कैपेबल था एक प्रोसेस को फॉलो करने के लिए, और अभी हम कौन से प्रोसेस को फॉलो करा रहे हैं? सेंड और रिसीव दोनों। तो हब क्या करता है इस केस में? सभी यूजर्स के कम्युनिकेशन को स्टॉप कर देता है क्योंकि स्टॉप हो जाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी हब के केस में जो हम यूज नहीं करते थे। पहली प्रॉब्लम ये थी हाफ डुप्लेक्स, दूसरी प्रॉब्लम थी लेयर वन, और तीसरी प्रॉब्लम थी कि ये डेटा को हमेशा क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब सभी यूजर्स के पास भेज देता है। ब्रॉडकास्ट को आप ऐसे समझो, वन टू ऑल। वन टू ऑल। अच्छा, वन टू ऑल लेयर टू के बेस पे भी हो सकता है, लेयर थ्री के बेस पे भी हो सकता है, और लेयर वन के बेस पे भी हो सकता है। अभी लेयर वन के बेस पे करके दिखाया ना मैंने आपको। ठीक है, अभी हमने बात करी हब पे, फिर हमने बात करी स्विच पे। ठीक है, अब राउटर पे बात कर लेते हैं। अच्छा, स्विच को हम कभी भी ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर आप एक होम यूजर हो और आपके घर पे अगर मॉडेम कनेक्टेड है, आप वाईफाई कनेक्टिविटी लेते हो और मॉडेम कनेक्टेड होता है आईएसपी से, ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप लोग कि 800 का कोई या 1000 रुपीज का कोई स्विच ले आए, जिसे नेट गियर का कोई भी एक स्विच लिया है और डायरेक्टली यूजर को कनेक्ट करा और उसको आईएसपी से कनेक्ट कर दी। मॉडेम यूज ही नहीं करा आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल, देन ऐसा प्रोसेस क्यों नहीं कर सकते? आपको मॉडेम की ही रिक्वायरमेंट क्यों होती? बेसिकली जो आपका मॉडेम होता है, या आप उसे एक्सेस पॉइंट बोल लो, वो एक्ट कर रहा होता है किसकी तरह? राउटर की तरह। अब राउटर और एक्सेस पॉइंट में बहुत डिफरेंस है। एक्सेस पॉइंट आपको वायरलेस कनेक्टिविटी दे सकता है, राउटर नहीं दे सकता। ये जो नॉर्मली एंटरप्राइज राउटर्स होते हैं, ये सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और एक होम यूजर के पास जो राउटर होता है जिसको आप एक्सेस पॉइंट बोलते हो, इसको एक्सेस पॉइंट बोलने का मेन रीजन क्या था? ये वायरलेस कनेक्टिविटी को एक्सेस कराता। ठीक है, दोनों आपके टास्क क्या कर सकते हैं? दो अलग अलग ग्रुप में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ये यूजर एक सेपरेट नेटवर्क में कनेक्टेड है और ये एक्सेस पॉइंट आईएसपी के साथ एक सेपरेट नेटवर्क में कनेक्टेड है। तो बेसिकली जो राउटर और एक्सेस पॉइंट का काम है वो क्या है? दो डिफरेंट ग्रुप्स या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट कराना, कम्युनिकेशन कराना। तीसरा प्रोसेस ये होता है कि स्विच जो है ना एक टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, नेट। अब नेट क्या होता है? जब आईपी एड्रेसिंग आपने पढ़ी होगी, आईपी एड्रेस में दो एड्रेस होते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो जो यूजर होते हैं उनके पास होता है प्राइवेट एड्रेस, और जब भी उनको आईएसपी की तरफ जाना होता है तो क्या रिक्वायर्ड होता है? पब्लिक। सो प्राइवेट टू पब्लिक करने के लिए स्विच के पास कोई फीचर होता नहीं है। तो वो फीचर किसके पास मिल सकता है? या तो राउटर, या तो आपके पास एक्सेस पॉइंट। ठीक है, दूसरा प्रोसेस समझो। राउटर क्या कर सकता है? कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। राउटिंग प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपकी एक हेड ऑफिस है आपका जो अवेलेबल है दिल्ली में। ठीक है, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया आईएसपी से। ठीक है, आपकी कुछ ब्रांचेस है, बहुत सारी ब्रांचेस है यहाँ पर। ये ब्रांचेस है जैसे चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, बहुत सारी ब्रांचेस है।
अब सभी ब्रांचेस को आपको किससे कनेक्ट करना है? हेड ऑफिस से। कैसे कनेक्ट करोगे? पहले ब्रांच को कनेक्ट करोगे आईएसपी से, आईएसपी कनेक्ट होगा आपके हेड ऑफिस से। सभी ब्रांचेस को आईएसपी से कनेक्ट कर दिया। अब आईएसपी क्या करता है? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट की। हेड ऑफिस से आप कनेक्ट हो गए। अब आप चाहते हो ब्रांच, जो चेन्नई ब्रांच थी उसके पास एक नेटवर्क था 1.x.x.x और /1, ये नेटवर्क आपको अपने हेड ऑफिस में डिलीवर करना है। अब वाया किसके जाएगा? आईएसपी के। ठीक है, चले जाएंगे। लेकिन आईएसपी तो सिर्फ कनेक्टिविटी दे रहा है। अब आपको अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कैसे कराओगे? तो आप यूज करते हो राउटिंग प्रोटोकॉल्स। कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो राउटर सपोर्ट कर सकता है, और स्विच भी। स्विच, लेकिन कंडीशन है कौन सा होना चाहिए? लेयर 3। लेयर 3 का मतलब राउटिंग का प्रोसेस सपोर्ट करता है वो स्विच। लेकिन अगेन वही कंडीशन है, चाहे आपके पास लेयर 2 स्विच हो या लेयर 3, वो नेट का टास्क नहीं कर सकता। राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज कर सकता है? जैसे रिप, EIGRP, OSPF, BGP, ये प्रोटोकॉल्स आप यूज कर सकते हो। एक होता है IS प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स आप चला सकते हो। किसके लिए? कनेक्टिविटीज के लिए। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपके सिर्फ कहां पर यूज हो रहे होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करने का कुछ रीजन होता है। कुछ प्रोटोकॉल्स आपके कहां पर यूज हो सकते हैं? वैन में। वाइड एरिया नेटवर्क, आप इसको समझो ये प्राइवेट है और ये पब्लिक है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कराना। वो राउटर पे सपोर्ट होता है, क्योंकि राउटर सपोर्ट करता है राउटिंग प्रोसेस। और राउटिंग प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। ठीक है। अब मेन रीजन था, राउटर के पास कुछ टेबल्स होते हैं जिनके बिहाफ पे किसी यूजर का डेटा, जैसे ये राउटर लगा दिया और यहां पर एक यूजर है। अब इस यूजर को अगर इस यूजर से कम्युनिकेट करना है, यानी एक्स नेटवर्क के यूजर को वाई नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, तो राउटर के पास कुछ टेबल्स होती है। ठीक है, टेबल्स मल्टीपल होती है, जिनमें से एक होती है RIB, एक होती है FIB। RIB का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड, एक होता है FIB, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड। ठीक है, तो RIB के बेस पे ही FIB बन जाती है। तो अब ये किस लिए होता है? ये टेबल्स आपका डिसीजन लेती है डेटा को कैसे फॉरवर्ड करना है। अच्छा, राउटर पे कुछ और एक्स्ट्रा टेबल्स भी होते हैं, जैसे एक होती है आपके पास आप टेबल। क्या होती है आपके पास? आप टेबल। आप टेबल में इंफॉर्मेशन होती है IP, MAC और इंटरफेस की। और एनकैप्सुलेशन, हाउ टू रैप योर डेटा। एनकैप्सुलेशन का मतलब डेटा को रैप किस टेक्नोलॉजी से करा गया है। भाई टेक्नोलॉजी बताने का रीजन क्या था? कनेक्टिविटी करने के लिए आप मल्टीपल केबल्स यूज करते हो। कुछ यूज करते हैं ईथरनेट, सीरियल, फाइबर केबल्स। सो जब डेटा ईथरनेट से जाता है तो एनकैप्सुलेशन लगेगी, सीरियल से जाएगा एनकैप्सुलेशन लगेगी, फाइबर लिंक से जाएगा तब भी लगेगी। ठीक है, तो हर डेटा को जब भी कनेक्टिविटी देते हो आप केबल से, तो एनकैप्सुलेशन भी मिलती है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट करा हमने हब, राउटर, स्विच के बीच में। एक और डिवाइस था जो मार्केट में यूज होता था। वो डिवाइस कोई प्रोसेस नहीं करता था, एक्चुअली वो डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए था। हब भी आपका कनेक्टिविटी ही देता था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई? हब हो गया प्लग एंड प्ले, मैनेजेबल नहीं था। एक तो ये इसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी? आप सपोज करो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर नंबर ऑफ हब्स लगे हुए हैं 10। अब उनको मैनेज करने के लिए नेटवर्क इंजीनियर आपने क्या कर लिया? हायर कर ली। लेकिन आपके पास तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि वो उसको आप एक्सेस करो GUI या CLI में। ये तो कैसा डिवाइस है? प्लग एंड प्ले। तो ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है, पावर कनेक्ट करो और यूज करो। क्योंकि लेयर 1 है, 0 1 0 पे बात करता है। इसको कोई नोन पर्सन की बात करनी ही नहीं है कि किसने भेजा, किसको मिलेगा, कोई रीजन नहीं इसके पास। इसका काम है कनेक्टिविटी देना बस। लेकिन स्विच स्मार्ट था। स्विच के पास भी टेबल्स होती है। स्विच के पास दो टेबल होती है, एक होती है कैम टेबल, एक होती है मैक टेबल। ठीक है, दोनों टेबल के बिहाफ पे डेटा को भेजता है एक जगह से दूसरी जगह। स्विच मेंटेन नहीं करता कभी भी आप टेबल। कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाएगा किस कंडीशन में स्विच आप टेबल मेंटेन करता है? लेयर 2 स्विच। तो लेयर 2 स्विच पे जब भी आप बनाओगे SVI, SVI का मतलब होता है स्विच वर्चुअल इंटरफेस।
आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा सीसीएनए में, इंटर वीलैन राउटिंग, हाउ टू कम्युनिकेट टू डिफरेंट वीलैन्स। तो आईवीआर जब परफॉर्म करते हो तो एसवीआई यूज करा जाता है लेयर टू स्विच के हेल्प करने के लिए। तो एसवीआई क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये इंटरफेस आपका लॉजिकल होता है, और लॉजिकल इंटरफेस वर्क कर रहा होता है एज ए लेयर 3 इंटरफेस। तो जैसे ही स्विच पे कोई लेयर 3 इंटरफेस बनता है, वो आप टेबल मेंटेन करता है, क्योंकि उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आप टेबल में आईपी होती है ना, मैक होता है, लेकिन अगर इन टेबल्स में बात करो तो सिर्फ मैक ही मिलेगा। तो स्विच को वेरीफाई कैसे करना पड़ता है, आप टेबल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट चल देते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, नेक्स्ट चल देते हैं। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, सबनेट मास्क। इस पे बात कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक सेकंड दो मुझे। ये हो गया हमारा हाफ स्विच। चलो अब लैन के बारे में समझ लो पहले। बहुत सारे यूजर्स को इशू होता है कि लैन क्या है। बेसिकली अगर हम लैन की बात करें, सो लोकल एरिया नेटवर्क। अब उसको लोकल कब बोला जाता है, ये ये टास्क रहता है कि लोकल कब बोलते हो, पब्लिक कब बोलते हो, कैंपस कब बोलते हो। तो नेटवर्क टाइप्स होते हैं। तो नेटवर्क टाइप्स में आपको मिलता है लोकल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, कुछ सैन होते हैं, मैन होते हैं, वैन होते हैं। तो ये सारे नेटवर्क टाइप्स होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जहां पर नंबर ऑफ यूजर्स और नंबर ऑफ एंड डिवाइसेस मल्टीपल्स है, जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं या किसी सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, इनके लिए आपने एक सेपरेट नेटवर्क बना दिया। क्या बना दिया, सेपरेट नेटवर्क। ये इंटर कम्युनिकेट कर पाए इसके लिए। अब इसके लिए आपने कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए कौन सा डिवाइस लगा दिया, स्विच। सबकी केबल्स आपने कहां पर कनेक्ट कर दी, स्विच पे। सो सबकी केबल्स कनेक्टिविटी कहां से आ रही है, स्विच से। तो स्विच क्या कर रहा है, इसको एक सेपरेट लोकल एरिया नेटवर्क में रख रहा है, जहां पर इंटर कम्युनिकेशन हो सकता है। यानी ये बॉब है आपके लिए, और ये है सैम। सो अगर बॉब को सैम से कम्युनिकेट करना है, और स्विच एक राउटर से कनेक्टेड है, और राउटर कनेक्टेड है एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो आप लोग देख के बताओ, क्या बॉब को राउटर के पास जाने की रिक्वायरमेंट है, नहीं। या बॉब को राउटर से आईएसपी के साइड जाने की रिक्वायरमेंट है सैम से कम्युनिकेट करने के लिए, नहीं। ये इंटरनली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बॉब और सैम जब भी आपके सेम नेटवर्क में होंगे, और किस में होंगे, सेम नेटवर्क में, और नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या होंगे कम्युनिकेट करने के लिए, मल्टीपल, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, एक लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको आपने पब्लिकली एक्सेस नहीं दे रखा। ठीक है, अब जब इनको पब्लिकली एक्सेस करना है किसी भी सर्विस या किसी भी एप्लीकेशन सर्वर को, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने गेट के पास जाना पड़ेगा। गेट क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा एक पर्सन गेटवे। तो गेटवे क्या होता है, लास्ट एग्जिट पॉइंट फ्रॉम योर नेटवर्क। कि इस लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, गेटवे पे। और गेटवे कहाँ तक रीच करा सकता है आपको, वैन में। यानी वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, यानी इसको आप बोल सकते हो पब्लिक नेटवर्क में जा सकते हो। अभी तो आप लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या समझ रहे थे, आप प्राइवेटली कम्युनिकेट कर रहे थे। जैसे एक ऑफिस होता है, ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, अब वो आपस में अगर फाइल शेयरिंग करना चाहते हैं, तो विदाउट इंटरनेट सर्विस वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट इंटरनेट सर्विस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका लेंथ। बहुत सारे नेटवर्क टाइप्स होते हैं, जैसे लैन, मैन, कैन, ठीक है, सैन, बहुत सारे होते हैं। अभी हमने किसको पढ़ा, सिर्फ लोकल एरिया। नेक्स्ट चल लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपने, अगर आपने सबनेटिंग का टास्क करा है, सो सबनेटिंग में आपको मिला होगा सबनेट मास्क। देखो सबसे पहले आप समझो कि सबनेट मास्क हम किस लिए यूज करते हैं और ये होता क्या है। देखो जब भी आप आईपी के लिए काम करोगे, आईपी क्या होता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आपको दो टाइप का मिलता है, एक होता है वर्जन 4, एक होता है वर्जन 6। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। वर्जन 4 क्या करता है, देखो सबनेट मास्क समझने के लिए सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस की बात करनी पड़ेगी, तब हम सबनेट मास्क पे जाएंगे, डायरेक्टली सबनेट मास्क पे नहीं जा सकते।
वर्जन 4 में कुछ एड्रेसेस होते हैं जिनको सबनेट मास्क मिलता है, वर्जन 6 में एड्रेसेस होते हैं लेकिन उनको क्या मिलता है, प्रीफिक्स। दोनों में डिफरेंट है, वर्जन 4 में सबनेट मास्क, वर्जन 6 में प्रीफिक्स का कॉन्सेप्ट, दैट मींस स्लैश वैल्यू। सबनेट मास्क क्या होता है, एक 4 ऑक्टेट का एड्रेस किस लिए यूज करा जाता है। सबनेट मास्क क्या डिफाइन करता है, डिफाइन हाउ मेनी, यहां पे लिख लो भाई, हाउ मेनी बिट्स और ऑक्टेट रिजर्व्ड और फ्री, कि कितनी रिजर्व हो रखी है और कितनी फ्री है। रिजर्व किसके लिए, अ ग्रुप्स के लिए, और फ्री किसके लिए होती है, अ यूजर्स और यू कैन से होस्ट, इनके लिए होती है। अच्छा ठीक है, सबनेट मास्क किसमें मिला है, वर्जन 4 में। ठीक है, कौन कौन से सबनेट मास्क होते हैं, तो वर्जन 4 का जो एड्रेस होता है एक्चुअली ये 32 बिट का एड्रेस है, और बिट को अगर कन्वर्ट करोगे बाइट में, तो एक बाइट में आपके पास होती है 8 बिट्स, यानी 32 बिट्स में कितनी बाइट मिल गई आप लोगों को, 4 बाइट। यानी ये जो सबनेट मास्क है इसका जो टोटल साइज है वो कितना है, 4 बाइट्स का। वर्जन 4 के एड्रेस का साइज कितना है, 4 बाइट्स का, दोनों सेम है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, वर्जन 4 में जो एड्रेस होता है इनकी क्लासेस होती है, क्लासेस, कुछ क्लासेस डिफाइन होती है। जैसे कौन कौन सी क्लास होती है आपके पास, ए बी सी डी ई। अब ये क्लासेस कैसे मिली आपको, वर्जन 4 में एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको एड्रेस लिख के दिखाऊं तो ऐसे होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में मिलता है। न्यूमेरिकल वैल्यूज समझते हो आप लोग, 0 से 9 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही हो, और इसका कॉम्बिनेशन, जैसे 100 भी बन सकता है, 105 भी बन सकता है, लेकिन 1000 बना सकते हो नहीं, क्यों नहीं बना सकते, कुछ वैल्यूज को फिक्स कर दिया गया है वर्जन 4 में। कैसे फिक्स करा गया, एग्जाम्पल के लिए एक एड्रेस है 1.2.4.5, ये एड्रेस, ये वर्जन 4 का एड्रेस है। कैसे पता चलेगा, वर्जन 4 में न्यूमेरिकल होती है, और सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, हर बॉक्स में कुछ वैल्यूज होती है। तो एक बॉक्स इसको कवर कर लो, ये पूरा एक बॉक्स हो गया आपका जहां तक डॉट है, फिर एक बॉक्स ये कवर करा, एक बॉक्स ये हो गया, एक बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस अवेलेबल, 4 बॉक्स। सो इन बॉक्सेस को बोला जाता है ऑक्टेट। तो 4 ऑक्टेट होती है टोटल, हर ऑक्टेट का, ईच ऑक्टेट का साइज अगर आप लिखोगे तो 8 बिट, दैट मींस 1 बाइट। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है, और एक फॉर्मूला यूज करो 2 पावर 8, सो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 256। लेकिन जो एड्रेस की रेंज हो सकती है, एक ऑक्टेट में जो वैल्यू फिट कर सकते हो आप, 0 से 255 होती है। ठीक है, 0 से 255 निकली, बढ़िया है। लेकिन क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई कैसे स्टार्ट करते हैं, 0 से 127, 128 टू 191, 192 से लेकर 223, 224 से लेकर 239, 239, 240 से लेकर 255, ये तो डिफाइन हो गए। इसमें भी कुछ रिजर्व है बहुत सारे, लेकिन अब क्या होता है, ईच क्लास को हमने क्या देना है, सबनेट मास्क। हर क्लास के लिए एक सेपरेट सबनेट मास्क डिफाइन होता है। अब याद रखना, ये डी क्लास होती है मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग का एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप कभी इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में जाते हो, जहां पर आप एलईडीज देखते हो, बहुत सारी एलईडीज कनेक्टेड होती है एक पैनल में, और सभी स्क्रीन पे एक ही वीडियो चल रही होती है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, सभी स्क्रीन को एक मल्टीकास्ट आईपी से ज्वाइन करा जाता है, और एक बैकएंड में लैपटॉप होता है जिस पर वो वीडियो चल रही होती है, यानी वो मेरे लिए एक स्ट्रीमिंग सर्वर है। ये स्ट्रीमिंग सर्वर पे वीडियो चलाते हैं, और बाकी सब एलईडी क्या कर रही होती है, एक्ट एज ए क्लाइंट, यानी सभी को ये रिसीव हो रही होती है, लेकिन किसके थ्रू, इन एड्रेसेस के थ्रू, इस रेंज के एड्रेस के थ्रू। तो ये मल्टीकास्टिंग के लिए होती है, देखा होगा आप लोगों ने, एलईडीज में एक जैसी वीडियो चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, क्लास ई किस लिए यूज होती है भाई, ये रिसर्च पर्पस है। जब भी आपकी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसको टेस्टिंग के लिए रखते हैं ना पहले, कि यूजर फ्रेंडली करने से पहले क्या होती है, वेरिफिकेशंस होती है ना, कोई बग तो नहीं है, कोई इसके सिग्नल्स, फ्रिक्वेंसी कैसे काम कर रहा है, वो सारी चीजें इस पे टेस्ट हो सकती है। अब नेक्स्ट बात, अगर बात करें सबनेट मास्क की, तो ईच क्लास, हर क्लास के लिए डिफरेंट सबनेट मास्क है। क्यों बताया गया, क्योंकि उससे पता चलता है कि उस एड्रेस में कितनी ऑक्टेट फिक्स है, कितनी फ्री है, ग्रुप के लिए और होस्ट के लिए। ग्रुप का मतलब जहां पर बहुत सारे एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं,
क्या होते हैं एंड डिवाइसेस। इन सभी एंड डिवाइसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? अ ग्रुप एड्रेस से। ये ग्रुप एड्रेस बताता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एंड डिवाइसेस कितने हैं, और इन एंड डिवाइसेस को क्या प्रोवाइड होती है? आईपी। इन्हीं को आईपी, जो इनको आईपी दे रहे हो आप उनको क्या बोलते हो? होस्ट। भाई ये यूजर एंड भी बोल सकते हो और होस्ट डिवाइस भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, सो ये तीन क्लास ही हमारे पास यूज में होती है। जैसे क्लास ए में सबनेट मास्क होता है 255,000। क्लास बी में होता है 255,255.0.0। क्लास सी में होता है 255,255,255.0। देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ये है डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन। ये किसकी है? सबनेट मास्क की। लेकिन ये डिफॉल्ट है। अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो, जैसे आपको अगर नेटवर्क में आईपी डिजाइनिंग करनी है, किस लिए करते हैं आईपी डिजाइनिंग? आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट, सपोर्ट टीम, बीपीओ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट को एक सेपरेट ग्रुप में रखना चाहते हैं, तो सबके लिए सबनेट मास्क क्या करोगे? डिफरेंट। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं किस लिए डिफरेंट सबनेट मास्क रखते हो? मैं सेम क्यों यूज नहीं कर सकता? क्योंकि सबनेट मास्क ही बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेस कितने हैं। कैसे बताता है भाई? हाउ टू नो? आप देखो क्लास ए में 255 आ रहा है, मैंने बोला था एक बॉक्स के अंदर वैल्यू जा सकती है 0 से लेकर 255। अगर मैंने इस बॉक्स में 0 रख दिया तो ये फुल है? नहीं, ये फ्री है। अगर मैंने 7 रख दिया तो अभी भी फुल नहीं हो पाया, अभी भी वैल्यूज जा सकती है ना 7 to 255। अगर मैंने इस बॉक्स में रख दिया है 255 को, देन अब ये फील कर सकते हो इससे ज्यादा? नहीं। तो यहां पर एक ऑक्टेट क्या हो गई? फिक्स। लेकिन अभी तीन रिमेनिंग ऑक्टेट्स क्या है? फ्री। यानी हर ऑक्टेट में 8 बिट, और टोटल कितनी बिट्स हो गई? 24। अगर आप 2 की पावर 24 रखोगे तो एक वैल्यू निकल के आएगी 16,777,216 टोटल एड्रेस। और गलती से अगर आपने क्लास ए का एड्रेस यूज कर लिया, आपकी एचआर टीम थी, एचआर टीम में भाई सिर्फ 2 यूजर थे, आपने विदाउट सबनेटिंग उनको एक क्लास ए का एड्रेस दे दिया 10.0.0, और आपने बोल दिया सबनेट मास्क इज 255,000। तो प्रॉब्लम क्या होगी कि नंबर ऑफ एड्रेस तो सिर्फ 2 ही थे, 2 ही एड्रेस रिक्वायर्ड थे, और आपने कितने में से दे दिए? 2 एड्रेस, इनमें से 2 माइनस, और बाकी सब एड्रेस क्या हो गए? वेस्ट। तो सबनेट मास्क बहुत रिक्वायर्ड होता है आईपी डिजाइनिंग के टाइम, ठीक है। सबनेट मास्क के भी वेरिएंट होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे होते हैं देखो समझो। सबनेट मास्क 2 टाइप के मिलते हैं। पहला होता है आपका डीएसएम, दूसरा होता है आपके पास सीएसएम। अभी कंफ्यूजन है डीएसएम और सीएसएम क्या है। एक और होता है भाई जिसको आपने पढ़ोगे जीएसएम, ठीक है। तो सबनेट मास्क के वेरिएंट होते हैं। डीएसएम का मतलब इट्स अ डिफॉल्ट सबनेट मास्क। अच्छा, डिफॉल्ट सबनेट मास्क पहले से मिल रहा था आप लोगों को, मैंने अभी दिखाया भी था, क्लास ए का, क्लास बी का, क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क मैंने वेरीफाई कराया था। लेकिन डिफॉल्ट सबनेट मास्क में क्या प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को? क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हो कि वहां पर नंबर ऑफ एड्रेस की जो वेस्टेज है वो क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। सो हम वहां पर आईपी डिजाइनिंग या सबनेटिंग का टास्क परफॉर्म कर सकते, ठीक है। कोई इशू नहीं है यहाँ पे। डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज कर लो, बढ़िया है। अगर आपने सबनेटिंग नहीं करी तो वेस्टेज जानी जानी। और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, कंजेक्शन हो सकती है, डिवाइस की यूटिलाइजेशन, जो सीपीयू का प्रोसेसिंग होता है वो ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा, तो वहां पर ये प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए नेटवर्क इंजीनियर्स या आपके जो भी एडमिन्स होंगे, और एज ए अगर आप नेटवर्क इंजीनियर्स हो और फ्यूचर में अगर आप एडमिन बनेंगे, तो आपको डिजाइनिंग करना आना चाहिए कि कैसे डिजाइनिंग करनी। तो वहां पर सीएसएम आता है। सीएसएम क्या करता है? ये होता है आपका कस्टम, या आप कस्टमाइज बोल दो, कस्टमाइज सबनेट मास्क। अब ये क्या करता है कस्टमाइज सबनेट मास्क? सपोज करो आपके पास 2 डिपार्टमेंट है, एक है एचआर, एक है मार्केटिंग। एचआर में सिर्फ नंबर ऑफ यूजर्स 4 ही है, मार्केटिंग में नंबर ऑफ यूजर्स 10 है। सो अब आपको दोनों ग्रुप, दोनों डिपार्टमेंट को अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड करना है, और साथ साथ एड्रेस भी वेस्ट ना हो। तो वहां पर आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे सबनेट मास्क का? कस्ट। ऐसे ठीक है, ये एज पर रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। अगर जीएसएम की बात करो तो ये क्या होता है? ये तो पहली बार सुना होगा आई थिंक आप लोगों ने, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे जीएसएम कहाँ से लिख दिया। भाई देखो सीसीएनए में एक टॉपिक पढ़ा हुआ समराइजेशन, हाउ टू समराइज नेटवर्क्स। समराइजेशन का मतलब समझते हो? जैसे आपने स्कूल कॉलेजेस में बहुत बड़ा एक टॉपिक पढ़ा,
अब उसकी एक समरी बना दी, स्टोरी। तो सेम वैसे ही होता है कि आपके बहुत सारे नेटवर्क्स थे, 1000 नेटवर्क्स जो डिवाइस पे आ रहे थे आपके राउटर पे। अब आपके राउटर पे अगर 1000 एक ब्रांच से आ रहे हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं, आप प्रोसेस करा लोगे। अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस 100 है तो डिवाइड कर लो इतने नेटवर्क्स आपके राउटर पे, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा ना। आप लोगों ने कभी देखा आईएसपी, आईएसपी के पास जो लोकल यूजर्स होते हैं जिनको वो इंटरनेट देते हैं बहुत सारे होते हैं ना, तो वो क्या करते होंगे, हर यूजर को एक सेपरेट ग्रुप में रखते हैं। तो वहां पर क्या हो सकता है, समराइजेशन करनी पड़ सकती है ना। एयरटेल भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, जियो भी ऑल ओवर इंडिया में है, यानी इनका नेटवर्क सबसे बड़ा है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, बहुत सारी सिटीज में, अब सभी सिटीज को कनेक्ट एक मेन हब से करा होगा। डेटा सेंटर समझते हो, जहां पर डेटा को स्टोर करते हैं सेंट्रलाइज रखकर। तो वैसे इन सब का भी एक सेंट्रलाइज हब होता है जहां पर सभी नेटवर्क क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। आपको लगता है कि ये वायरलेस कनेक्टिविटी से, एक्चुअली आपकी वायरिंग कैसे होती है, अंडरग्राउंड, और कुछ वायरिंग आपकी कैसी होती है, ओशन में। तो वो सारी कनेक्टिविटी होती है। अब वो रूट सारे नेटवर्क आ रहे हैं, बढ़िया, लेकिन राउटर की तो सीपीयू यूटिलाइजेशन खत्म हो गई ना। अब एयरटेल और जियो ने कोई ऐसा तो नहीं है सुपर राउटर लाके लगा दिया होगा, जैसे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं 1000 10,000 प्रोसेसर वाला, ऐसा नहीं होता। वहां पर आपके पास सॉल्यूशन होता है समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब मल्टीपल नेटवर्क्स को समराइज करके एक सिंगल कर देना, या मल्टीपल भी कर सकते हो, एक से ज्यादा, 4 5 10, लेकिन वो क्या कर देंगे, उसको साइज को कंप्रेस कर दिया। उससे क्या हुआ, राउटर की प्रोसेसिंग जो ज्यादा यूटिलाइज हो रही थी वो कम होने लगी। तो वहां पर ये जीएसएम क्या करता है, जीएसएम एक कॉन्सेप्ट में चलता है, जीएसएम को माइनस करते हैं हम सीएसएम से। वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा आपको, जीएसएम को माइनस करेंगे सीएसएम से, तो वहां से कुछ आउटपुट्स यूज कर सकते हो। या अगर आपको याद हो वाइल्ड कार्ड बिट का कॉन्सेप्ट, वाइल्ड कार्ड बिट, डब्ल्यूसीबी, डब्ल्यूसीबी इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड बिट। अगर आपने ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चलाया है तो वहां पर ये मैंडेटरी होता है। ये वाइल्ड कार्ड बिट भी प्रोवाइड करता है जीएसएम, ठीक है। अगर आपको वाइल्ड कार्ड बिट निकालनी है तो जीएसएम हेल्प कर सकता है। जीएसएम कॉल ग्लोबल सबनेट मास्क। अब देखो जो डिफॉल्ट था वो तो मैंने लिख दिया था, कस्टमाइज आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन जो ग्लोबल सबनेट मास्क होता है ये फिक्स रहता है हमेशा। ये कैसा होता है, 255 चारों ऑक्टेट इसकी फुल रहती है, ठीक है। ये सबनेट मास्क पे हमने डिस्कशन कर लिया। सबनेट मास्क और भी प्रोसेस में हेल्प कर सकता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। किसी एड्रेस को आपको अगर वेरीफाई करना है कि वो आईपी है या किसी नेटवर्क का है या कोई ब्रॉडकास्ट है, तो आप किससे वेरीफाई कर सकते हो, सबनेट मास्क। सबनेट मास्क हेल्प कर देगा। जैसे ये एड्रेस लिखा है, ये क्लास सी का एड्रेस है, पहली बात। दूसरा ऑप्शन, इसकी एक ऑक्टेट क्या है, फ्री। ये ऑक्टेट क्या है आपकी, फ्री। तीसरा ऑप्शन, इस ऑक्टेट में 8 बिट है। फोर्थ ऑप्शन, इस 8 बिट की हेल्प से मैं बता सकता हूँ इसमें कितने एड्रेस हैं, 2 पावर 8, यानी 256 टोटल एड्रेस मिलेंगे इस सबनेट मास्क में। हो गया भाई, तो सबनेट मास्क ने बता दिया। अगर आपके पास वेरिफिकेशन आ जाए कि वेरीफाई करो, तो यही पर्सन हेल्प करेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट टास्क पे चल देते हैं। इसकी आप लैब भी कर सकते हो, सबनेट मास्क बहुत सिंपल लैब होती है। देखो अगर आपको लग रहा है मैं भूल गया हूँ कि क्लास ए का क्या था, क्लास बी का क्या था, क्लास सी का क्या था, तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली बता सकता है। दिखा दे, बस रेंज तो याद कर लेना, क्लास ए क्लास बी की रेंज क्या होती है। तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं गया IPv4 में, यहाँ पर आईपी असाइन होती है। कैसे जाते हो, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क एंड इंटरनेट, और नेटवर्क कनेक्शन, फिर IPv4 में जाके प्रॉपर्टीज में जाओ। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यूज करो मैनुअली, तो मैंने लिखा 1.1.1.1, ये क्लास ए का एड्रेस है। जैसे ही मैं यहाँ पर टैब यूज करूंगा, ऑटोमेटिकली क्लास ए का सबनेट मास्क आ गया, दिख रहा है। अच्छा, अगर जैसे मैंने यहाँ पर पहली ऑक्टेट में लिख दिया 175, सो ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, क्लास बी, और क्लास बी का ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क आ जाएगा। दिखाता हूँ, देखो दोबारा टैब आ गया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा 224, क्या कह रहा है भाई, ये रेंज तो रिजर्व करी गई थी मल्टीकास्टिंग के लिए, आप 223 तक बताओ। मैंने बोला ठीक है, 223 लिख लो, क्लास सी का है। अब अगेन वेरीफाई करो, जैसे ही आप टैब क्लिक करोगे तो दोबारा से सबमिट मास्क आ जाएगा। तो ये बता सकता है, आपका डिवाइस बता सकता है कि कौन सी क्लास का सबमिट मास्क। चलो ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे।
सबनेटिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन। देखो, पहली बात तो इंटरव्यू क्या होता है, आपका एक कन्वर्सेशन होता है, ठीक है। आपके सामने जो पर्सन बैठा है और जिसके सामने आप बैठे हो, एक कन्वर्सेशन चल रहा है, आप बात कर रहे हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन उसको दे रहे हो और आपकी इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है, ठीक है। तो एक कन्वर्सेशन करने के लिए पहले आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ये पर्सन करते हैं। नेटवर्क में जब भी डिवाइसेस को कोई सर्विस या कोई एप्लीकेशन या किसी सर्वर से या इंटरनेट सर्विस एक्सेस करनी हो, तो ये प्रोटोकॉल हेल्प करेंगे, हमेशा मैंडेटरी है। अच्छा, ये प्रोटोकॉल्स क्यों बोला मैंने, इनको प्रोटोकॉल क्यों बोला? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ये तो बुक में भी लिखी है थ्योरी, मैंने भी बता दी, सेम ही हो गई। सेट ऑफ रूल्स, ये प्रोटोकॉल की थ्योरी होती है। अच्छा, प्रोटोकॉल की थ्योरी बस इतनी लिखी हुई मिलेगी आपको, सेट ऑफ रूल्स, और बहुत सारी लिखी होगी तो 10-12 रहे, या एक बहुत बड़ी कहानी बना के दे दी। प्रोटोकॉल को ऐसे समझो कि जैसे आपके लिए एक मैंने रूल बना दिया है कि हमारा जो सेशन रहेगा वो 1 आवर्स का रहेगा, जिसमें 45 मिनट्स हम थ्योरी प्लस लैब करेंगे, देन 50 मिनट्स जो रिमेनिंग होंगे 15 मिनट, उसमें आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा, और जब तक आपका सीसीएनए चलेगा यही टास्क हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रूल बना दिया, और ये किसको फॉलो करना है, सभी को, मेरे को भी, सबको करना है। तो प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, रूल्स पे काम करते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, सेट ऑफ रूल। तो प्रोटोकॉल आपके पास है टीसीपी और यूडीपी, इनके कुछ रूल्स भी होंगे। कहां पर यूज होते हैं? टीसीपी को बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किस लिए यूज करा जाता है? ये आपके किसी सर्विस के साथ मैप हो सकता है, ठीक है। अब सर्विसेज क्या होती है? जैसे आपको अपने फिजिकल डिवाइस सर्वर को एक्सेस करना हो, या आपके क्लाउड डिवाइस को एक्सेस करना हो, किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो? वेब सर्विस के थ्रू। सो वेब सर्विस कौन कौन सी हो सकती है? HTTP, HTTPS, और भी सर्विसेज होती है। जैसे आपको किसी पर्सन को ढूंढना हो, सर्च करना हो मोबाइल नंबर के थ्रू, तो ट्रू कॉलर यूज कर लेते हो। सेम नेटवर्क में क्या होता है, अगर किसी कंप्यूटर को दूसरे किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जांपल बॉब को सैम से कम्युनिकेट करना है, तो बॉब को पता है सैम के पास आईपी क्या है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ एड्रेस नहीं पता, तो रिजॉल्व कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपको किसी वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे, लेकिन आपको उसकी आईपी थोड़ी ना पता होती है बैकएंड में, तो वहां पर क्या होता है, एक सर्विस यूज करता है आपका डिवाइस, डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस, ठीक है। ये क्या करता है, ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बैकएंड में यूज हो रहा है, आईपी टू नेम, नेम टू आईपी, ये प्रोसेस कराता है। और भी सर्विसेज है, बहुत सारे स्टूडेंट डाउनलोड और अपलोड करते हैं, तो वहां पर ये पर्सन आ रहा होता है, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। तो टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, एक रिलायबल कम्युनिकेशन कराता है सबसे पहले। रिलायबल का मतलब, रिलायबल का मतलब आप ऐसे समझो, इसके पास कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स, और ये फीचर क्या कराते हैं आपके कम्युनिकेशन को रिलायबल। इसमें से कुछ पहला फीचर आप जैसे याद कर लो कि इसे बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बॉब यूजर है, ये भाई सीसीएनए के कैरेक्टर है, ये मेरे फ्रेंड नहीं है, सीसीएनए के कैरेक्टर है दोनों। आपकी जो बुक्स है उसमें लिखा हुआ मिलेगा बॉब, सैम, और एक और होता है, किसी को याद है तीसरे कैरेक्टर का नाम? अगर आपने सीसीएनए कंप्लीट करा है तो तीसरा कैरेक्टर भी पढ़ाया होगा, मैंने हर सेशन में पढ़ाता हूँ मैं। बॉब, सैम, और एक और कैरेक्टर होता है आपका, हाँ, एक स्टूडेंट बता रहा है सेलिम, पहले नाम याद रखिए आप, है ना, प्रोटोकॉल याद रखिए। तो बॉब को अगर सैम से कम्युनिकेट करना है, वो टीसीपी प्रोटोकॉल हेल्प करेगा। कैसे करेगा? वो कनेक्शन ओरिएंटेड फीचर यूज करके। इस कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है कि बॉब सबसे पहले सैम के साथ क्या करेगा, एक निगोशिएशन करेगा, बोलेगा ब्रदर हम जो है ना एक 3 वे हैंडशेक करेंगे सबसे पहले। ये 3 वे हैंडशेक क्या कराएगा, रिलायबल बताएगा। किस लिए रिलायबल कर रहे हो भाई? कि अगर मैं आपको अपना कुछ डेटा शेयर करूंगा, तो आप मुझे रिप्लाई करोगे आई एम रिसीव, आई एम सक्सेसफुली रिसीव, और कितना डेटा रिसीव करा वो भी बताओगे, किस टाइम करा वो भी बताओगे,
तो ये एक थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस करते हैं। थ्री वे हैंडशेक जो होता है उसमें क्या होता है, एक मैसेज भेजा जाता है। पहला मैसेज बॉब इनिशिएट करता है, वो बोलता है आई वांट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन। क्या बोलता है, आई वांट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन, कि मैं एक सेटअप बना रहा हूँ कम्युनिकेशन करने के लिए। सैम बोलता है, अगर आप सैम की साइड बैठे हुए हो, अगर आप एग्री करते हो तो करोगे, अगर नहीं करना तो मत करो रिप्लाई। अगर सैम ने बोला ओके आई एम एक्सेप्टेड, तो यहां से सैम ने सबसे पहले एक्सेप्टेड का मैसेज भेजना है, तो उसको बोलेगा आई एम सक्सेसफुली रिसीव ओके। नाउ सैम इमीडिएटली बोलेगा ब्रदर इसी ओके के अंदर, आई ऑल्सो वांट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन, कि मुझे भी एक और सेटअप बनाना है ना, आपने तो अपनी तरफ से कर लिया चैनल, मेरी तरफ से भी चैनल इनिशिएट करो। तो तभी तो ये क्या बोलेगा, टू वे हो जाएगा। तो ओके के साथ एक और मैसेज भेजा, स्टार्ट योर कम्युनिकेशन। तो बॉब को पता चला कि मैंने जो मैसेज भेजा था आई वांट टू सेटअप का, उसका एक मैसेज आया ओके, यानी सैम ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसने बोला है स्टार्ट करो ब्रदर। तो बॉब क्या बोलता है, ओके नाउ स्टार्ट, क्योंकि इसके मैसेज का रिप्लाई इस ओके से आ गया। तो ये होता है थ्री वे। इस थ्री वे हैंडशेक को आप देख भी सकते हो और इससे रिलेटेड क्वेरीज भी आती है। देखो टीसीपी जब भी यूज होता है तो टीसीपी के अंदर कुछ हेडर्स होते हैं। हेडर का मतलब समझते हो आप लोग, हेडर, हेडर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को प्लग इन करना। कैसे, भाई जब भी आप कोई शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है, नियर बाय का कोई एक लैंडमार्क भी बता सकते हो जिससे आप जल्दी पहुंच जाए आपका। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी तभी तो आ सकता है ना डिलीवरी आपका, ऑर्डर जो भी था। ऐसे क्या होता है नेटवर्क में, जब डिवाइस को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी होगी टीसीपी से, तो वो टीसीपी का हेडर लगाते हैं। इस हेडर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, और इस हेडर के अंदर एक और होता है फ्लैग। जैसे आपने अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप ले रखी हो, वन डे डिलीवरी वाली, सेम टू सेम हेडर के अंदर ही फ्लैग काम कर रहा है। आपने बोला मुझे डेटा आज ही चाहिए, तो ये फ्लैग क्या करेगा, एक मैसेज जनरेट करेगा प्रायोरिटी का। इसके अंदर मैसेज, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है प्रायोरिटी की, वो प्रायोरिटी वाले पर्सन को बोलेगा वन। वन का मतलब इनेबल कर देगा। अगर जीरो होगी तो नहीं है, वो डेटा प्रायोरिटी पे नहीं है, कभी भी जा सकता है, आज जाए कल जाए। अगर आपने प्राइम ले रखी तो इमीडिएट आ जाता है ना ऑर्डर, तो वैसे ही होता है यहाँ पे। तो डेटा के अंदर क्या लग के जाती है, प्रायोरिटी, फ्लैग के अंदर से। तो प्रायोरिटी भेज सकते हो, और ये प्रायोरिटी पता है किसके नाम से आती है, अर्जेंट पॉइंटर के नाम से, ठीक है। इसी फ्लैग के अंदर जो थ्री वे हैंडशेक था, उनके भी कुछ फ्लैग्स होते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब टीसीपी एक सेकंड फीचर यूज करता है जिसका नाम होता है सीक्वेंसिंग। ये भाई देखो, अगर मुझे पूरा बनाना पड़ेगा आपको क्या डिफरेंस है। सीक्वेंसिंग का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर परचेज करते हो, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन भी लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एंड ऑफ द डे आपके सभी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और नेटवर्किंग डिवाइसेस इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करते हैं। किसी ने बोला सर मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं तो लोकल चलाऊंगा, भाई डेटा तो करना ही है ना, सेंड या रिसीव। तो ये डिवाइसेस क्या करते हैं, अपने पास कुछ एनआईसी कार्ड लगाते हैं। एनआईसी कार्ड का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी लैन कार्ड, जिसमें फिजिकल केबल लगा सकते हो, वायर वायर वाली, या वायरलेस भी हो सकता है, वाईफाई का अडेप्टर भी हो सकता है। यही दो मेथड है आपके पास। या तो आप यूएसबी से शेयर कर रहे हो, यूएसबी तो काम का ही नहीं है हमारे लिए। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, नेटवर्क में। नेटवर्क में जाएगा तो या तो फिजिकल केबल के थ्रू या वायरलेस के थ्रू। तो डिवाइसेस के पास, एनआईसी कार्ड के पास एक फीचर होता है एमटीयू। एमटीयू क्या बोलता है, मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। ये बताता है हाउ मच डेटा, हाउ मेनी साइज डेटा, हाउ मेनी साइज डेटा सेंड और रिसीव। ठीक है भाई, कितना डेटा सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। चलो, एक मैंने बताया था एक बाइट में 8 बिट होती है, ठीक है भाई। ऐसी M2 के पास जो साइज होता है बाय डिफॉल्ट वो होता है 1500 बाइट का। तो आप 1500 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना डेटा एक सेकंड में सेंड, एक सेकंड में रिसीव कर सकते, ठीक है। बढ़िया है, आपको लग रहा है हाँ 1500 जाएगा ही, ऐसा नहीं है। इस 1500 के अंदर से भी कुछ इंफॉर्मेशन को माइनस करनी है। जैसे अगर आईपी भेजोगे तो आईपी माइनस करो, मैक मैक की इंफॉर्मेशन तो मैक को करो, कोई प्रोटोकॉल है तो उसको हटा दो, कोई सर्विस है तो उसके लिए भी रिमूव कर दो। तो एक्चुअल जो एंड ऑफ द डे आप डेटा भेज पाओगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम मान के चलते हैं 1/4
40 इतने साइज का डेटा आप निकाल सकते हो अपने इंटरफेस से, अपने पोर्ट से, जो भी पोर्ट होगा, और उतना ही डेटा आप रिसीव कर सकते हो। तो सिक्वेंसिंग किस लिए यूज कर रहे हैं? टीसीपी। टीसीपी बोलता है सिक्वेंसिंग इसलिए यूज है कि अगर आपके पास दो यूजर्स हैं, एक है बॉब और एक है सैम, दोनों कनेक्टिविटी कैसी भी हो सकती है, फिजिकल या वायरलेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके पास एमटीयू होता है। अब इस इंटरफेस का एमटीयू साइज है 1500 बाइट का, लेकिन उसमें से कुछ माइनस करने के बाद तो 1440 ही बताया मैंने, ठीक है, इतने बाइट का डेटा आप भेज सकते हो। लेकिन बॉब क्या बोल रहा है? ब्रदर मेरे पास तो 2000 बाइट का डेटा है और मुझे आज ही भेजना ही है, अभी भेजना है। क्या बॉब का ये डिवाइस अपने पोर्ट से क्या डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा? नहीं, टीसीपी अलाउ ही नहीं करेगा। टीसीपी बोलेगा पहले सिक्वेंसिंग करो। सिक्वेंसिंग का मतलब होता है डेटा को स्लाइस करो, क्योंकि आपका डेटा ज्यादा साइज का है ना ब्रदर। तो इस इंटरफेस की कैपेबिलिटी है सिर्फ 1440 बाइट भेजना। तो इस डेटा को क्या करा जाएगा? स्लाइस बॉक्सेस में। भाई आपने एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, वो आपके पास एक बॉक्स में नहीं आता, डिवाइड हो जाता है, या उस बॉक्स के अंदर डिवाइडेड मिलेगा। तो अब इसने 2000 बाइट को डिवाइड करना है। मैंने तो 4 बॉक्स बना दिए। पॉसिबल है 2000 बाइट का डेटा 4 बॉक्स में बनना? नहीं, क्योंकि मेरे इंटरफेस, मेरे पोर्ट से कितना डेटा जा सकता है? 1440 बाइट का। तो मैं क्या बोला, एक बॉक्स बनाऊंगा जिसमें 1440 रखूंगा, और रिमेनिंग जितना भी रहेगा वो सेकंड बॉक्स में आ जाएगा। अब बताओ रिमेनिंग कितना रह जाएगा? बताओ भाई, मैसेज में भी बता दो, जूम चैट पे, लाइव चैट पे भी बता सकते हो। अगर 2000 बाइट में से 1440 बाइट हटा दूं तो कितना डेटा रह जाएगा जो मुझे सेकंड बॉक्स में रखना पड़ेगा? 560। 560 बाइट का डेटा रख लूं। अब ये डेटा मैंने रख लिया सेकंड बॉक्स में। अब एक्चुअली ये डेटा तो एक ही था, ये तो एक ही डेटा था मेरे पास, लेकिन मैंने डिवाइड कर दिया। तो इस डेटा के साथ में कुछ नंबर्स लगा दो, जैसे सीक्वेंस नंबर दोनों का रखा 1, लेकिन आईडी नंबर रखा इसका 1 और इसका रखा आईडी नंबर 2। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला सेगमेंट इसका बना था, दूसरा सेगमेंट इसका था। और सीक्वेंस नंबर 1 रखने का मतलब था कि ये दोनों एक ही थे, एक ही डेटा थे। और आईडी की फुल फॉर्म होती है आइडेंटिफिकेशन फील्ड। ठीक है, ये डेटा बॉब ने सैम को दे दिया। अब सैम बोला ब्रदर मैंने रख तो लिया, मेरे डेटा, मेरे इंटरफेस का भी तो एमटी इतना ही है। इसने पहले डेटा रिसीव कर लिया आईडी 2 का, फिर रिसीव कर लिया आईडी 1 का। अब एक बात बताओ, ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब ये क्या करेगा? बॉब बोल रहा है ब्रदर मुझे आप एक ऐसा मैसेज भेजो जिससे मुझे पता चले कि आपने मेरा 2000 बाइट का डेटा रख लिया है, एक्नॉलेज भेजो मुझे फटाफट। सैम बोला ब्रदर एक बार बताओ, मेरे को पहले तो आईडी 2 आया, फिर आईडी 1 आया, मुझे कैसे पता 2000 बाइट ही है? तो सैम का डिवाइस बैकएंड में एक टास्क करता है रीअसेंबलिंग। रीअसेंबलिंग होती है डेटा के साथ, वो टीसीपी के अंदर ही फीचर है पूरा पूरा। टीसीपी ने रीअसेंबलिंग परफॉर्म करा और उसने देखा आईडी 1 आईडी 2 और सीक्वेंस नंबर इज बोथ डेटा 1, यानी एक ही डेटा है। पहले तो उसने एक बॉक्स बनाया, फिर पहली आईडी को रखा, उसमें था 1440 बाइट, और फिर था 1560, और टोटल कितना निकला 2000, और इसने एक्नॉलेज भेज दिया। ठीक है। अब एक बात, नेटवर्क में अगर ऐसी कोई रैक लगी हो आपके यहाँ ऑफिस में, ऐसी रैक लगी हो, ऐसे रैक्स लगे हो डेटा सेंटर में, और सबका एमटी साइज अलग अलग हो, ये तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आपके नेटवर्क में हर डिवाइस पे, नेटवर्किंग डिवाइस पे एक फीचर इनेबल होता है PMTUD। अब देखो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल होता है PMTUD, पाथ एमटीयू डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपका पहले से इनेबल होता है, इसका काम है आपके नेटवर्क में से सबसे लोवेस्ट एमटीयू निकाल के लाना ऑटोमेटिकली।
आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली इनेबल होता है। ये क्या करता है, लोवेस्ट एमटीयू ढूंढता है और उसी के बिहाफ पे अपने डेटा को स्लाइस कर, ठीक है। तो सेकंड फीचर क्लियर हो गया। थर्ड फीचर भी होता है आपके पास। थर्ड फीचर का नाम होता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, टीसीपी के अंदर ही आता है ये फीचर। टीसीपी बहुत एडवांस प्रोटोकॉल है। टीसीपी क्या बोलता है फ्लो कंट्रोल से, आप लोगों ने एक मेमोरी सुनी होगी, आपके फोन्स में भी होती है, कैशे मेमोरी का नाम सुना है। जो भी आप एप्स को ओपन करते हो तो उनको बैकएंड में रन होती है ना, तो उनके लिए कुछ कैशे मेमोरी यूज होती है। ऐसी डिवाइसेस के पास क्या होती है, राउटर स्विचेस फायरवॉल के पास कैशे मेमोरी। और ये कैशे मेमोरी क्या करती है, ये क्या करती है, ये बताती है उन डिवाइसेस के लिए, फ्लो कंट्रोल के अंदर ही होता है, उसके अंदर क्या बोलती है, हाउ मेनी पैकेट प्रोसेस विद इन ए सेकेंड, कि एक सेकंड में कितने पैकेट को प्रोसेस कर सकते हो। तो ये जो फीचर है फ्लो कंट्रोल, यही काम करता है इसमें, क्या करने के लिए, बफर मेमोरी ढूंढने के लिए। इस फीचर के अंदर क्या होता है, इस फीचर के अंदर होती है विंडोइंग। विंडोइंग एक ऐसा फीचर है, आपने सुना होगा, इससे पहले कोई एक फीचर आता था, विंडोइंग से भी पहले फीचर था रेडी और नॉट रेडी का। जो टीसीपी था पुराना वाला टीसीपी, वो यूज करता था रेडी और नॉट रेडी का फ्लैग। अब वो यूज करता है विंडोइंग का कॉन्सेप्ट। विंडोइंग में क्या होता है, सपोज करो एक पर्सन है जिसपे 2000 बाइट का डेटा है, और ये बॉब है, यहाँ पर सैम है, बॉब और यह है आपका सैम। अब आपके नेट आपने आपसे पहले किसी नेटवर्क इंजीनियर ने यहाँ पर 200 बाइट का एमटीयू सेट कर दिया, यहाँ पर भी 200 बाइट कर दिया। अब क्या होगा, अब बॉब को जब भी डेटा भेजना होगा 200 बाइट का ही जाएगा, लेकिन आप तो 2000 बाइट लेके आए। अब कैसे जाएगा आपका डेटा ब्रदर। तो अब क्या होगा, इस 2000 बाइट के डेटा को डिवाइड करा और पता चला कि कितने डेटा बने, 10 डेटा बने, 10 डेटा पैकेट्स आ गए, रेडी हो गए आपके 10। अब बॉब को कैसे पता कि सैम को अगर मैं एक ही बारी में 10 पैकेट भेज दूं तो प्रोसेस कर लेगा। तो टीसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो ये क्लियर कर लेता है कि सामने वाले पे कितनी बफर मेमोरी है, कैपेबिलिटी कितनी है पैकेट रखने की। तो वो क्या करता है, बॉब सबसे पहले एक पैकेट भेजता है, अगर उसने उसका एक्नॉलेज दे दिया तो फिर दो दो पैकेट भेजेगा, फिर अगर उसका एक्नॉलेज आ गया तो फिर 3 पैकेट भेजेगा, अगर इसका भी एक्नॉलेज आ गया तो 4 भेजेगा। ऐसे करते करते वो प्रोसेस को परफॉर्म कर लेगा। देखो 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गए। अब क्या पता चला इसको, कि भाई इस सैम के पास लास्ट जो बफर मेमोरी है वो है सिर्फ 4 पैकेट की। कितने पैकेट की, 4 पैकेट की। तो ये जो प्रोसेस था विद इन ए सेकेंड होता है, लेकिन जब मैं आपको ये थ्योरेटिकल बता रहा होता हूँ तो बहुत स्लो होता है, ठीक है। कई बार आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है ना, सर ये इतनी स्लो अगर प्रोसेस होता है तो कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो ये जो प्रोसेस है विद इन ए सेकेंड फ्लो हो सकता है, विद इन ए सेकेंड कर लेते हैं। अब बॉब ने क्या बोला कि ठीक है, मुझे पता चल गया है आपके पास 4 पैकेट की मेमोरी और मैंने लास्ट टाइम ये कर लिया था प्रोसेस। अगर अब बॉब को 20 पैकेट भेजने हैं ना, तो वो एक एक पैकेट भी भेजेगा। अब वो क्या करेगा, 4 पैकेट एक ही बारी में भेजेगा आपको, ठीक है। तो ये होता है इसका विंडोइंग का मतलब, यही होता है। एक और फीचर होता है रिप्लाई और एक्नॉलेज। एक बार इंटरव्यू में मुझे स्टूडेंट ने बताया कि सर, उन्होंने पूछा टीसीपी में जो फीचर बताया गया है रिप्लाई और एक्नॉलेज, इसको डिफरेंशिएट कर दो बस, बाकी के फीचर बाद में बता दो। तो रिप्लाई का मतलब होता है आई एम सक्सेसफुली रिसीव योर डेटा, कि भाई हमने रिसीव कर लिया, मैंने बता दिया। एक्नॉलेज बोलता है हाउ मच डेटा आई एम रिसीविंग, तो यहां पर पता क्या चला कि कितना डेटा आपने रिसीव करा। तो ये दोनों अलग अलग फीचर्स हैं। तो टीसीपी एक प्रोटोकॉल है, उसका हेडर होता है। जब भी डेटा के साथ आपकी, होल्ड डाउन एक सेकेंड, जब, हाँ होल्ड डाउन एक मिनट, एक सेकेंड, जब भी डेटा के साथ आपका टीसीपी लगेगा तो इसकी हेडर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी इस हेडर के अंदर, बाय डिफॉल्ट उसका साइज होता है 20 बाइट का। यानी ये होता है आपका 20 बाइट का मतलब 160 बिट का। और अगर आपने गलती से 1000 पैकेट भेज रहे हो टीसीपी के हेल्प से, तो 1000 को मल्टीप्लाई कर लो अपने 160 बिट्स, उतने एक्स्ट्रा बिट्स आप अपने डेटा में ऐड कर दो। टीसीपी प्रोटोकॉल रिलायबल है, लेकिन ये प्रोसेसिंग के लिए टाइम भी लेता है। तो कुछ आपके नेट बैंकिंग की ऐसी सर्विसेज होती है जो टीसीपी पे काम करती है। नेक्स्ट सेशन में हम यूडीपी पे बात करेंगे। इसको यही वाइंड अप कर लेते हैं, टाइम ओवर हो गया।
पार्ट 2 करेंगे इसका, जिसमें अभी और क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन रख लेंगे। ठीक है, अभी कुछ और भी टास्क है इसके पढ़ने के लिए, हमें कुछ और क्वेश्चंस भी है जिसमें हम बात करेंगे पहले यूडीपी की। यूडीपी की हम बात करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे, वहां पर हम बात करेंगे नेट फीचर क्या होता है। ठीक है, नेट फीचर के बाद हम और भी एडवांस फीचर पे बात कर लेंगे, जैसे आपका केबल्स कितने टाइप के होते हैं। जैसे ये रैक्स दिख रही है आपको, ऐसी फिजिकल रैक्स हमारे पास है जिनको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। कुछ मेरी वीडियोस है जिसमें मैंने रैक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सिखा रखा है, रैक इंस्टॉलेशन का, कि रैक को कैसे इंस्टॉल करते हो आप लोग। तो रैक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है कंप्लीट। अगर आपको लगता है फिजिकल डिवाइसेस की नॉलेज होना है तो उस वीडियोस को आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल कुछ ऐसी वीडियोस है जो आप फ्री एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है, जैसे कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस को, तो आप यहाँ पे क्वेरी डाल के उसको अपनी ईमेल पे रिसीव कर सकते हो। ठीक है, सभी लोग क्वेरी भेजनी पड़ती है उसके लिए। चलिए, ध्यान रखिए, कल मिलेंगे, पार्ट 2 पे हम बात करेंगे दोबारा से। इस सेशन को यही एंड करते हैं।